वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी शेयर लर्निंग। हैप्पी होली। और आज होली के दिन हम लोग एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं निफ्टी 30,000 टारगेट के ऊपर। तो ये एक स्पेशल गिफ्ट है हम लोग के तरफ से आप लोगों को होली के लिए। तो निफ्टी का टारगेट हम लोग 30,000 सोच रहे हैं, वो भी एक ऐसे टाइम पे जब पूरी दुनिया सोच रहा है कि मार्केट में एक बिग क्रैश होगा कि नहीं, बड़ा करेक्शन होगा कि नहीं। उस टाइम में एक एग्रेसिव टारगेट देना, वो भी विद द टाइम फ्रेम ऑफ दिसंबर 2024, तो काफ़ी एग्रेसिव है। मतलब यहाँ से करीब करीब 35% प्लस फ्रॉम प्रेजेंट लेवल। तो इसके लिए कुछ हिस्टोरिकल पैटर्न्स हम लोग फॉलो करेंगे, सीखेंगे मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है, कुछ टाइम वाइज, कुछ प्राइस वाइज, कुछ सिचुएशन वाइज, सब कुछ का पैटर्न हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। उससे एक निफ्टी का हम लोग प्रोजेक्शन बनाएंगे। हालांकि ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन या एडवाइजरी नहीं रहेगा, ये सिर्फ स्टडी के लिए है कि इस स्टडीज के बेस पर हम लोग क्या प्रोजेक्ट कर सकते हैं निफ्टी के टारगेट को, और नीचे की तरफ में क्या स्टॉप लॉस बन सकता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पहले ही अराइज करेंगे कि जिसको हम एक एक करके आंसर खोजने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम लोग का प्रोजेक्शन वो सही है कि नहीं है वो सामने चला आएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ 30K कम्स, मतलब कहाँ से ये 30,000 का अचानक क्यों, 30 क्यों, 25 क्यों नहीं, 35 क्यों नहीं, 30,000 का कॉन्सेप्ट हम लोग के दिमाग में कहाँ से आया। तो आप लोग जानते हैं सेंसेक्स और निफ्टी का एक अच्छा खासा रेशियो वाइज रिलेशन है। जैसे आप सेंसेक्स के ईपीएस को निफ्टी के ईपीएस से डिवाइड करेंगे तो आपको प्लस माइनस 3.3 मिलेगा, 1:3.3। सिमिलरली सेंसेक्स के प्राइस को आप निफ्टी के करंट प्राइस से डिवाइड करेंगे तब भी आपको 3.3 का एक रेशियो मिलेगा। तो जिसका अर्निंग्स, जिसका प्राइस एक रेशियो में बद्ध है, मतलब स्टैग्ड है, तो जाहिर सी बात है उसके फिबोनाची नंबर्स, एलिवेटिव काउंटिंग्स, काफ़ी सारे कुछ मिलते जुलते रहेंगे। सिर्फ सिचुएशंस और टाइमिंग्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बाकी टेक्निकल जो जो पैरामीटर्स है सब मोरलेस सेम होना चाहिए। तो इसलिए जैसे हम लोग हिस्टोरिकली देखेंगे तो सेंसेक्स का जो मेजर मेजर टॉप्स एंड बॉटम्स रहा, वो सबको फिलहाल कितना दूर तक फॉलो किया निफ्टी ने और कितने एक्यूरेसी के साथ किया। तो हम लोग देखने जाएंगे 2004 या 2000 दोनों का टॉप था निफ्टी सेंसेक्स का 6,200 के आसपास। तो निफ्टी बाद में चल के जब 2008 में टॉप किया, वो भी 6,357 था, तो ऑलमोस्ट सेम। सिमिलरली उसके बाद जब निफ्टी सेंसेक्स चढ़ा, उसका नेक्स्ट मेजर टॉप था 12,671 आई थिंक। तो निफ्टी भी जो लास्ट टॉप किया 2002 में, तो वहाँ पे उसका टॉप था 12,430 के आसपास, तो काफ़ी क्लोज है। और जो बॉटम था सेंसेक्स का, मतलब 2006 में जब एक फॉल हुआ था मई से जून महीने का, तो वहाँ से 12,671 से वो 8,800 तक आया था। निफ्टी में भी अगर आप मई का लो देखेंगे 2020 का, वो भी 8,800 के आसपास है। तो ये एक रेशियो काम करता है जिससे एक प्रोजेक्शन मिलता है। तो उसके हिसाब से निफ्टी का नेक्स्ट अगला टारगेट होने वाला था 21,000, क्योंकि 2008 में सेंसेक्स का मेजर टॉप था 21,000। बट जस्ट आफ्टर बिग क्रैश अनदर बिग क्रैश नहीं हो सकता, नंबर वन। नंबर टू, नहीं हो सकता बोल के कोई बात नहीं है। देखिए, मार्केट इज द सुप्रीमो, बट इन जनरल केसेस हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है, तो काफ़ी टाइम देना पड़ता है। सेकेंडरीली, अगर वहाँ पे क्रैश आ जाता तो मार्केट के लिए मार्केट फंडामेंटल्स वहाँ पे डिसक्वालीफाई हो जाता है। लेकिन मार्केट फंडामेंटल्स सजेस्ट कर रहे थे कि रैली होना है या करेक्शन होना भी, तो छोटा सा करेक्शन होना है। तो 21,000 नंबर वन तो निफ्टी नहीं जा पाया, तो पैरेलली सेंसेक्स का 2010 वाला पैटर्न को फॉलो कर लिया। मतलब जहाँ पे सेंसेक्स 21,000 वापस डबल टॉप करके 15,000 तक आया, लेकिन फंडामेंटल वाइज देखिए यहाँ पे कुछ कुछ फंडामेंटल्स एंड अदर लॉजिक्स आपको रेस्ट्रिक्ट भी करेंगे। ये चीज़ भी ध्यान में रखना कि ऐसा होना है मतलब 100% होगा नहीं, लेकिन होने का चांस है जब तक कोई बड़ा बड़ा दूसरा लॉजिक नहीं आ जाता। तो यहाँ पे जब निफ्टी चल रहा था 21,000 नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि निफ्टी का जो रूफटॉप पी पिछले 20 सालों से रहा है, वो रीच कर गया था 2021 अक्टूबर में। तो निफ्टी का अपसाइड वहीं पे रेस्ट्रिक्ट हो गया।
तो वो ज़्यादा ऊपर गया नहीं, तो ज़्यादा गिरा नहीं। अगर 21,000 से 15,000 आता तो आपको लगता है कि अच्छा बड़ा करेक्शन हुआ, लेकिन उसको आना तो अल्टीमेटली 15,000 ही था, तो वो 18,600 से 15,000 आया। तो उसको हम 2010 सेंसेक्स के मूवमेंट के साथ कोरिलेट कर सकते हैं कि जहाँ पे 21,000 से सेंसेक्स भी 15,135 तक आया। तो उस हिसाब से अगर पकड़ेंगे तो सेंसेक्स का नेक्स्ट टारगेट बनता है, मैंने जो बना था 2015 फरवरी में 30,000, वो एक मेजर टॉप था। तो हम लोग निफ्टी के लिए इसी कारण के वजह से खोजने की चले कि क्या निफ्टी का भी चांस है यहाँ से 30,000 जाने का या नहीं। तो यहीं से हम लोग को ये कॉन्सेप्ट मिला कि 30,000 जाने के लिए क्या क्या रेशियोज या फंडामेंटल्स है जो सपोर्ट कर रहे हैं और क्या क्या ऑब्स्टकल्स है, तो इसी को हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आया, तो जिसका आंसर हम लोगों ने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। तो दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इज लीप ईयर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट क्रैश रूल्ड आउट। जैसे पूरे दुनिया भर में एक कॉन्सेप्ट चल रहा था, मीथ चल रहा था कि 2024 इज ए लीप ईयर, तो यहाँ पे एक मार्केट में बड़ा क्रैश आना है। इसके ऊपर हम लोगों ने फरवरी में एक वीडियो बनाया था कि हाँ स्टॉक मार्केट में क्रैश आने का कारण तो ये हो सकता है, लेकिन चांसेस 50% है। पैरेलली हम लोगों ने दूसरा और एक वीडियो भी बनाया था जिसमें हम लोगों ने मेंशन किया था व्हाई दिस क्रैश इज अनलाइकली। देखिए मार्केट सुप्रीमो है, मार्केट जो करेगा वो अपने हिसाब से करेगा, हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी के साथ बता नहीं सकते। तो हम लोगों ने पहले ही बता दिया कि 50-50 चांस था जब स्टॉक मार्केट क्रैश वाला वीडियो बनाया था। उसके बाद क्रैश इज अनलाइकली वाला जो वीडियो बनाया वहाँ पे हम लोगों ने क्रैश ना होने के कारण को 60% बताया था और बार बार बताया था कि इंटरेस्ट रेट कट होता है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। तो अभी जब इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुआ तो यहाँ पे काफ़ी हद तक रूल आउट हो गया स्टॉक मार्केट क्रैश। अभी जस्ट मेरे को पर्सनली पूछा जाएगा तो मैं अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज से बोलूँगा कि 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 90% चांस है कि क्रैश नहीं हो सकता है, 10% चांस है क्रैश हो सकता है। 90% क्यों नहीं हो सकता है, यहाँ पे हम लोग पहले ही बता देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नथिंग टू डू विथ लीप ईयर। लीप ईयर के साथ कोई बात नहीं है, मेन बात है यूएस इलेक्शन ईयर। तो यूएस इलेक्शन ईयर्स लीप ईयर में आते हैं, ये एक कोइंसिडेंस है। लेकिन हर एक लीप ईयर या फिर आप ऐसे भी पकड़े हर एक इलेक्शन ईयर्स में मार्केट क्रैश नहीं किया। जैसे 2000 में क्रैश किया था, 2004 में क्रैश नहीं किया था, 2000 में 8 में किया था, 2012 में नहीं किया था, 2016 में भी नहीं किया था, 2020 में किया था। तो 2024 करेगा कि क्यों नहीं करेगा, उसके लिए हमने जो सेकेंड वीडियो बनाया था वहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि व्हाई स्टॉक मार्केट क्रैश इज अनलाइकली। क्योंकि आप पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको देखेगा कि जिस जिस इलेक्शन ईयर्स के एक साल पहले या एक साल बाद इंडियन इलेक्शन था तभी जाके मार्केट में क्रैश आया। क्योंकि देखिए वर्ल्ड का टॉप 5 स्टॉक मार्केट्स में आता है इंडियन स्टॉक मार्केट। तो इंडियन स्टॉक मार्केट का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है एज पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट। तो उस हिसाब से अगर डाउ जोन्स में गिरावट आएगा, पैरेलली इंडियन मार्केट में भी नर्वसनेस आएगा, तब जाके एक ग्लोबल मेल्टडाउन का चांस हो सकता है। तो जैसे 2000 में जब क्रैश हुआ था, 99 में इंडियन इलेक्शन था, 2000 में यूएस इलेक्शन ईयर था। लेकिन 2004 में सिर्फ एक ही साल में इंडिया यूएस दोनों का इलेक्शन ईयर था। हालांकि उस टाइम सेंसेक्स या निफ्टी में करेक्शन आया था ड्यू टू अनसर्टिनिटी इन इंडियन पॉलिटिक्स, क्योंकि एनडीए वन तब माने हंग पार्लियामेंट हो गया था, लेफ्ट फ्रंट के सपोर्ट से यूपीए वन फॉर्म हुआ था। तो इसलिए थोड़ा करेक्शन इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में आया था। हालांकि डाउ जोन्स अपना स्टेडी मूवमेंट दे रहा था। सिमिलरली इन 2008 स्टॉक मार्केट क्रैश क्यों किया, क्योंकि 2009 मतलब एक साल बाद इंडियन इलेक्शन ईयर भी था। लेकिन 2012 जब फर्दर स्टॉक मार्केट यूएस इलेक्शन ईयर था, लेकिन उसके एक साल पहले या बाद किसी भी तरह का इंडियन इलेक्शन नहीं था। तो इसलिए देखिए 2012 में कोई करेक्शन नहीं हुआ। अगर ये लॉजिक को आप अप्लाई करके 2016 में भी सोचे रहते कि 16 से एक ईयर पहले या एक ईयर बाद कोई इंडियन इलेक्शन नहीं है, तो जाहिर सी बात है 16 में क्रैश नहीं होगा, हुआ भी नहीं। और सेम लॉजिक को पकड़ के आप अगर हम लोगों ने प्रेडिक्ट करके रखा था 2020 में, अगर चाहे तो आप ट्विटर में हम लोग का हिस्टोरिकल कमेंट्स देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम लोग सच बोल रहे हैं कि झूठ। कि 2020 में हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि स्टॉक मार्केट में क्रैश आना है,
व्हाट शुड बी द रीजन, वी डोंट नो। अगर होना है तो होगा, कारण के पीछे नहीं भागना है, कारण अपने आप आ जाएगा। तो कोविड केम एंड मेड द क्रैश हैपन। क्यों? 2019 में इंडियन इलेक्शन हुआ था, 2020 में यूएस इलेक्शन हुआ। तो अभी 2024 इज अनदर ईयर जिस ईयर में यूएस इलेक्शन एंड इंडियन इलेक्शन सेम ईयर में है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही हिस्ट्री है 2004 का जिसमें क्रैश नहीं हुआ था। तो एक हिस्ट्री के ऊपर बेस करके हम लोग उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, इसलिए मैंने 10% चांस दे के रखा है कि क्रैश हो सकता है, हालांकि नहीं होना चाहिए किसी भी एंगल से। उसके लिए हम आगे का वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों क्यों क्या क्या कारण है नहीं होना चाहिए और क्या क्या कारण है कि मार्केट रैली करना चाहिए। तो इसलिए स्टॉक मार्केट करेक्शन इज 90%, क्रैश इज 90% रूल्ड आउट, करेक्शन इज नॉट रूल्ड आउट। करेक्शन कभी भी हल्का फुल्का हो सकता है 10 to 15% या 30% के आसपास, लेकिन क्रैश जो 50% या उसके ऊपर का फॉल होता है फ्रॉम टॉप, उस तरह का क्रैश हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 90% चांस है नहीं होगा। तो वाई बाई 2024 एंड, ये एक बड़ा वाइटल पैटर्न है। तो जैसे हम लोगों ने बोला कि हम लोग सीखेंगे, ये रिकमेंडेशन नहीं, ये सीखने के लिए ये वीडियो बन रहा है कि स्टडी के लिए। तो अगर हम लोग पिछला जितना भी इलेक्शन ईयर्स है, इंडियन इलेक्शन ईयर्स, उसको स्टडी करेंगे, देखिए 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, सबका मैंने ये ब्लू एरो दे के रखा है। तो ये क्या ऑब्जर्वेशन हम लोग को मिला, हर एक इलेक्शन, जब सेंट्रल इलेक्शन आया, उस इलेक्शन के बाद या उस इलेक्शन से पहले, एक ईयर पहले तक जो भी रैली स्टार्ट हुआ है वो प्लस माइनस 21 मंथ्स तक कंटिन्यू किया है, अनलेस वहाँ पे कोई दूसरा बड़ा लॉजिक आ जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं 99 में जो रैली स्टार्ट हुआ था 98 अगस्त से, 99 में इलेक्शन था, मैंने क्या बोला, एक साल पहले से अलाउड है और इलेक्शन के बाद में भी अलाउड है। तो 98 अक्टूबर से जब चालू हुआ मार्केट का रैली, सेंसेक्स या निफ्टी जिसको भी पकड़े, वो कंटिन्यू हुआ 2000 फरवरी तक। क्यों? यहाँ पे 15 मंथ है। अभी देखिए मैं लार्जर डिग्री ऑब्स्टेकल आ गया है यहाँ पे, ये 21 मंथ कंप्लीट करने से पहले ही यहाँ पे जो यूएस इंडिया इलेक्शन कॉम्बिनेशन और लीप ईयर्स आ जाता है, वो 2000 में था, इसलिए क्रैश यहाँ पे एक्सपेक्टेड था। तो यहाँ पे 20 हम लोग अगर इन्वेस्टेड रहते प्रेजेंट सिनेरियो में, तो वहाँ पे रिस्क लेना सही नहीं था, क्योंकि बड़ा लॉजिक आ गया है तो हम लोग को सेफ साइड ले लेना है। उसके बाद आ जाता है 2004 इंडियन इलेक्शन ईयर। तो उस ईयर मार्केट ने रैली स्टार्ट किया 2004 मई से और कंटिन्यू किया एकदम 2006 अप्रैल तक, मतलब 22 मंथ्स तक कंटिन्यूअस रैली हुआ। तो मैंने बोला प्लस माइनस 21 मंथ्स, ऐसा नहीं है, वो 22 23 भी हो सकता है या 19 20 भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट 21 मस्त पकड़ के चलिए। जनरली हम लोग का टारगेट रहेगा कि हम लोगों ने देखा है जितना भी बड़ा करेक्शन हो या क्रैश हो, जनवरी फरवरी महीने में ही चालू होता है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपका 19 मंथ तक फरवरी महीना आ जाता है तो जाहिर सी बात है करेक्शन थोड़ा पहले चालू हो जाएगा। और देखा जाए 21 मंथ नवंबर में आ गया तो हो सकता है वो 1-2 महीना एक्सटेंड करके जनवरी तक ले जाए। तो इसलिए आपको प्लस माइनस 21 पकड़ना पड़ेगा। अभी उसके बाद वापस हम अगर 2009 में देखेंगे, सॉरी 2009 में देखेंगे, 2009 में देखिए फरवरी 2009 से रैली हुआ था नवंबर 2010 तक, ये भी एक 21 मंथ कॉन्टिन्यूस रैली था। उसके बाद 2014 में आ जाएंगे, वहाँ से भी अगस्त 2013 से फरवरी 2015 तक रैली हुआ, वो अप्रोक्सीमेटली 19 मंथ्स है। मैंने जैसे बताया कि जनवरी फरवरी जनरली बिगिनिंग ऑफ द बिग करेक्शन और क्रैश वाला महीना होता है। तो अगर उसके मेरा टारगेट टाइम फ्रेम से पहले मैं वहाँ पे पहुँच जाता हूँ तो मेरे को बड़ा लॉजिक को एक्सेप्ट कर लेना कि और 2 महीना चलेगा, ऐसा करके नहीं बैठा रहना है। थर्ड, अगर 2019 से जो रैली चालू हुआ था, देख सकते हैं आप 2000 पोस्ट 2019, ये आपका फरवरी 18 से चालू हुआ था, मतलब एक साल पहले। और रैली कंटिन्यू किया 2020 फरवरी तक, मतलब 21 बार्स यहाँ पे भी, मतलब 21 महीना तक मार्केट ने रैली किया। तो अभी 2024 आ गया है, 2024 आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपको दो बॉटम्स मिल रहा है, एक 2023 मार्च और दूसरा 2022 जून।
लेकिन हम लोग ने क्या बताया कि एज पर पैटर्न हम लोग इलेक्शन ईयर के पहले वाला ईयर तक पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके पहले वाला नहीं। तो 2024 इलेक्शन ईयर है, तो हम लोग 2023 वाला लो को पकड़ सकते हैं, 2022 को नहीं। अगर 2022 को पकड़ते तो ऑलरेडी यहाँ पे 21 मंथ कंप्लीट हो चुका होता। तो इसको आप वो 10% चांस ऑफ करेक्शन में डाल सकते हैं। बाकी अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री के लॉजिक से टाइम पैटर्न को पकड़ेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी सिर्फ 12 महीना हुआ है, अभी भी मैंने मार्च इज द 12th मंथ, अभी भी 9 महीना बाकी है। तो 9 महीने यहाँ से पकड़ेंगे तो दिसंबर, तो मतलब दिसंबर एंड या जनवरी अर्ली में मार्केट टॉप कर सकता है, व्हिच इज वेरी इन लाइन विद द टाइम फ्रेम के जनवरी फरवरी टेन टू बी द टॉप मंथ, मैंने टॉप मेकिंग मंथ। तो उस हिसाब से टाइम फ्रेम एकदम सही बैठ रहा है दिसंबर। तो ये एक आध महीना प्लस माइनस सब पकड़ सकते हैं टू गिव सम टॉलरेंस, बट सो फार इट इज़ वेरी एक्यूरेट। तो इसलिए हम लोग दिसंबर 24 को पकड़ रहे हैं कि आइडियल टाइम जोन के मार्केट दिसंबर 24 एंड या जनवरी 24 अर्ली जनवरी 25 में टॉप आउट कर सकता है, 30,000 के आसपास यह टारगेट हो सकता है। तो हम लोग का दूसरा वाला क्वेश्चन भी नंबर 1 आंसर हो गया, नंबर 2 भी आंसर हो गया, नंबर 3 भी आंसर हो गया। अभी नंबर 4 व्हाई 30,000। एक तो मैंने पहले बताया कि 30,000 का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, सेंसेक्स के कोरिलेशन के हिसाब से। दूसरा वाला 30,000 का कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा, फंडामेंटली या अर्निंग्स वाइज। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं निफ्टी का जो पी रेशियो है, आप हिस्टोरिकली देखेंगे ये ग्रीन वाला लाइन निफ्टी का पी रेशियो है। तो यहाँ पे जितने मेजर टॉप्स हुए हैं वो जनरली 28.5 के आसपास हुए हैं। अब सेंसेक्स में भी देखिएगा अप्रोक्सीमेटली वही फिगर है, और जो भी मीडियो का टॉप्स हुए हैं वो 24 से 25.5 के बीच में हुआ है। तो उस हिसाब से अगर हम प्रेजेंट ईपीएस जो है निफ्टी का 970 के आसपास उसको पकड़ते हैं तो हम लोग का 24,000 का अप्रोक्सीमेट एक्सपेक्टेशन है टारगेट इमीडिएटली। बट दैट इज़ वाई निफ्टी इज किलिंग टाइम, क्योंकि अगर हम दिसंबर में या जनवरी अर्ली में टॉप आउट करने वाला है तो हम लोग को दिसंबर क्वार्टर वाला रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हम लोग को 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट मिलेंगे, मतलब मार्च क्वार्टर, जून क्वार्टर एंड सितंबर क्वार्टर। तो ये 3 क्वार्टर के लिए हम अगर पिछला 3 क्वार्टर का रिजल्ट को फॉलो अप करेंगे, मतलब प्रेसिडिंग क्वार्टर्स को डालेंगे, तो आप लास्ट 3 क्वार्टर में देखिएगा निफ्टी ईपीएस 816 से बढ़ के 970 के आसपास है, मतलब सी ए जी आर ऑफ 6% पर क्वार्टर। तो उसी हिसाब से हम लोग अगर प्रेजेंट ईपीएस जो है 970 से पकड़ते हैं कि जब तक नवंबर आएगा सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट निकलेगा तो 6% सी ए जी 3 क्वार्टर का पकड़ेंगे तो निफ्टी का ईपीएस अराउंड 1170 से 1200 के आसपास आ रहा है। तो अगर 1200 होता है और आपका 25 पी जो मीडियो का टॉप, हम मेजर टॉप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने किसी भी लॉजिक को ओवर रूल नहीं करना है। जैसे हम लोगों ने बताया कि क्रैश क्यों नहीं होना है, उसी हिसाब से अगर क्रैश होना है तो 2025 में भी नहीं होगा। तो उस हिसाब से हम मेजर टॉप नहीं पकड़ेंगे। अगर मेजर टॉप होता तो 28 पी को हम लोग टारगेट करते, तो हम लोग मीडियो का जो टॉप है 25 से 25.5 तक मैक्सिमम पकड़ेंगे, तो उसको भी पकड़ते हैं। तो 1200 के आसपास अगर निफ्टी का ईपीएस चला जाता है अगले 3 क्वार्टर में तो निफ्टी आराम से 30,000 का टारगेट अचीव कर लेता है, जहाँ पे उसको मैंने फंडामेंटली सपोर्ट मिल जाएगा। तो इसलिए 30,000 का टारगेट फंडामेंटली भी लॉजिकल है। अभी ये होने के लिए क्या क्या ऑब्स्टकल्स है, हम लोग को रीजंस तो मिल गया 30,000 क्यों जा सकते हैं हम लोग, लेकिन जाने के लिए तो काफ़ी सारा बाधा विपत्ति आएगा। जैसे जनवरी से एक बाधा विपत्ति आया जा रहा है, फर्स्ट फेड पॉलिसी, उसके बाद आरबीआई पॉलिसी, रेट कट नहीं हुआ। सेकंड आया इलेक्शन, सेकंड आया आपका लिप ईयर वाला कॉन्सेप्ट, वो भी काफ़ी हद तक रूल आउट हो चुका है। उसके बाद आया मार्च एफओएमसी जिसमें आपका पॉलिसी रेट्स है इंटरेस्ट मैंने कट नहीं हुआ। फिर 3 अप्रैल को आरबीआई पॉलिसी है, उसके बाद अर्निंग सीजन है, उसके बाद इलेक्शन है। तो ये सब ऑब्स्टेकल्स आते जाएंगे। तो इलेक्शंस होंगे, उसके रिजल्ट्स आएंगे, मई जून 4 को इलेक्शन ख़त्म होगा, 4 को रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद जून में वापस फेड मीट है। तो ऐसा करके ऑब्स्टेकल्स आते जाएंगे, उसको डॉज करते करते निफ्टी को चले जाना है। लेकिन कैसे डॉज करेगा,
कर पाएगा कि नहीं, उसके लिए हम लोग का नेक्स्ट लेवल का डिस्कशन है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे डी एक्स वाई। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑब्स्टेकल इज डी एक्स वाई। डी एक्स वाई का हम लोग का क्या है, डी एक्स वाई 103 के आसपास एक काफ़ी वाइटल जोन है। 103 वो आप उसको रेड अलर्ट जोन बोल सकते हैं। आप हिस्टोरिकली देखिएगा, जब भी डी एक्स वाई 103 को पहुंच जाता है या उसको क्रॉस करता है, मार्केट काफ़ी हद तक नर्वस हो जाता है या क्रैश हो जाता है मार्केट में, या बड़ा करेक्शन आता है। तो यहाँ पे हम लोग 103 के ऊपर हैं, लेकिन फिलहाल स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि सिचुएशंस को मार्केट समझ रहा है कि क्या हो सकता है आगे चल के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हिस्टोरिकली देख लेंगे कि क्या क्या हुआ था। इसके पहले जो रैलीज हुए थे, हम लोग इलेक्शन ईयर्स रैली की बात कर रहे हैं ना, तो इलेक्शन ईयर्स रैली को ही स्टडी करते हैं। तो 99 में जब इलेक्शन ईयर रैलीज हुए थे, तब देखिए डी एक्स वाई आज ही की तरह, मतलब इस टाइम की तरह एकदम 103 के आसपास, 103, 104, 192 तक नीचे आके वहीं पे घूम रहा था। उसी टाइम पे रैली हुआ। तो ये लेवल को कंसिस्टेंटली होल्ड करके हल्का हल्का नीचे आके भी हम लोग रैली कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर चलना चालू कर देंगे तेजी से, जितना ऊपर जाएंगे उतना मार्केट में करेक्शन आता रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हुआ। फिर देखिए 2004 में वहाँ पे डी एक्स वाई ये जो डेंजर जोन के काफ़ी नीचे था, अराउंड 83 85 था। तो वहाँ पे डी एक्स आई ऊपर चढ़े नीचे चढ़े, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऊपर चढ़ रहा है तब भी मार्केट रैली कर रहा है, नीचे चढ़ रहा है तो और ग्रो मैंने पेस के साथ और मूवमेंट के साथ रैली कर रहा है। फिर 2009 में एक सिनेरियो, हम लोग कंफर्ट जोन में काफ़ी अंदर में है, तो वहाँ पे भी डी एक्स वाई रैली करे चाहे नीचे गिरे, मार्केट कंटिन्यू टू रैली। फिर 2014 में जहाँ पे डी एक्स वाई नीचे की तरफ से कॉन्टीन्यूअस रैली कर रहा है, क्योंकि हम लोग कंफर्ट जोन में है, मार्केट ने भी रैली किया। लेकिन 2016 में जब डी एक्स वाई अगेन 103 के आसपास चला गया या उसके ऊपर गया, देखिए वहाँ पे हल्का फुल्का मार्केट ने करेक्शन लिया था, नर्वसनेस आया था मार्केट में। फिर 2020 में डी एक्स वाई भटक से ऊपर चला गया था और मार्केट में करेक्शन हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020, ये जो कैंडल स्टिक्स दिख रहे हैं ये आपका डी एक्स वाई है। तो यहाँ पे 2020 फरवरी डी एक्स वाई 97 से 100 तक गया, मार्केट हल्का करेक्शन दिया, उसके बाद हल्का नीचे आया। उसके बाद मार्च में क्या किया, मार्केट ने लगातार रैली किया 94 से 103 तक। उसके वजह से मार्केट ने बड़ा करेक्ट किया, एज वेल एज तब कोविड का सिचुएशन, लॉकडाउन आ गया था, तो वो सब ने हिट कर दिया। उसके बाद जब मार्च अप्रैल में लो हो गया, डी एक्स वाई कॉन्टिन्यूअस 103 से नीचे की तरफ में आया 2021 अक्टूबर मई तक, और नीचे कंफर्ट जोन में ही था, तो मार्केट भी कॉन्टिन्यूअस रैली करता गया। तो यही बात है। फिर देखिए आप यहाँ पे 2022 मई से डी एक्स वाई ऊपर की तरफ में चढ़ा, 2022 मई से मार्केट नीचे की तरफ में चढ़ा, उसके बाद डी एक्स वाई वापस गिरा, मार्केट ऊपर की तरफ में गिरा। तो ये हम लोग जो फिलहाल खड़े हैं 104.39, ये देखिए लास्ट एक दो महीना जो हम लोग का निफ्टी नर्वस जा रहा है, क्यों जा रहा है, लास्ट 2 महीने से, मैंने जनवरी फरवरी एंड इवन मार्च, मार्केट डी एक्स वाई 101 से 101 105 के बीच वोलाटाइल मूवमेंट दे रहा है। तो मार्केट भी पिछले 2 महीने से वोलाटाइल मूवमेंट दे रहा है। तो अभी डी एक्स वाई ऊपर की तरफ में जाएगा तो मार्केट में वैसे वैसे करेक्शन आता रहेगा, और नीचे तक की तरफ में जाएगा तो यहाँ से कंफर्ट जोन आना काफ़ी दूर है। तो यहाँ से डी एक्स वाई को अभी कंटिन्यूअसली गिनना पड़ेगा, अभी मतलब कल से ही नहीं, किसी एक स्टेबल सिचुएशन के बाद वो डी एक्स वाई का टेक्निकल्स हम लोग को देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर चलना चालू किया तो वो मार्केट को सपोर्ट करेगा ऊपर की तरफ में चलने के लिए। नंबर वन, डी एक्स वाई का लॉजिक ये क्या है, तो डी एक्स वाई इज ऑब्स्टेकल, उसको हम लोग को ऐसे फॉलो अप करना है। नेक्स्ट है क्रूड ऑयल। यहाँ पे आप क्रूड ऑयल में भी देख सकते हैं, क्रूड ऑयल का जैसे हम लोगों ने क्रूड ऑयल वाला जो वीडियो बनाया कि हाउ क्रूड ऑयल इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट, वहाँ पे हम लोगों ने बोला क्रूड ऑयल का भी एक, जैसे डीएक्सवाई का एक कंफर्ट जोन है ऑन दी अपर साइड, क्रूड ऑयल का दो कंफर्ट जोन है। एक है अपर साइड में 88 व्हिच इंडिकेट्स के क्रूड ऑयल काफ़ी कॉस्टली हो गया है एंड गोइंग टू इम्पैक्ट द इन्फ्लेशन रेट। एंड नीचे के तरफ में जब क्रूड ऑयल 50 के नीचे चला जाता है तब जाके ह्यूज लेस डिमांड इंडिकेट करता है, मतलब रिसेशन को इंडिकेट करता है। तो क्रूड ऑयल का मूवमेंट जनरली डीएक्सवाई का इन्वर्स होता है।
तो आप वो चार्ट में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे DXY गिरा, क्रूड ऑयल चढ़ा, वापस क्रूड ऑयल गिरा, DXY चढ़ा, ऐसा चलता रहता है। तो यहाँ पे देखिए DXY 99 में क्रूड नीचे की तरफ से रैली कर रहा था, 74 के नीचे था। यहाँ पे 74 तो इसको नहीं पकड़ सकते, उसके नीचे ही होगा क्योंकि कोरिलेशन चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑरेंज वाला आपका करीब करीब 32 तक था, मतलब काफ़ी नीचे था। तो मार्केट रैली किया। यहाँ पे जब 2004 वाला रैली हुआ तब भी क्रूड 50 से 70 तक था, 70 के नीचे ही था। रैली किया तो मार्केट भी रैली किया। यहाँ पे 2009 में क्रूड आपका करीब 50 से ऊपर के तरफ में 82 तक गया, मार्केट रैली किया। लेकिन 2010 के बाद जब क्रूड 88 के ऊपर चलना चालू कर दिया, तब जाके 2010 में अर्ली पार्ट में करीब करीब जुलाई अगस्त तक मार्केट में करेक्शन आया था। सॉरी, अक्टूबर के बाद से एक मार्केट में करेक्शन आया था, जो आपका हम लोग को 15,000 तक सेंसेक्स लाया था। वापस वैसे ही आप देख सकते हैं हर एक टाइम। और यहाँ पे देखिए ये उल्टा हो गया। 2014 वाला जो रैली है मार्केट का, तब डॉलर इंडेक्स कंफर्ट जोन में था, ऊपर बढ़ रहा था, डॉलर को लेके कोई टेंशन नहीं। लेकिन क्रूड वो काफ़ी ऊपर था, अभी क्रूड गिर रहा था, जो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सक मैंने हुआ था। तो इसके वजह से कॉन्टिन्यूअस मार्केट में रैली हुआ। तो वैसे ही चलता गया। 2019 में भी क्रूड एंड DXY बोथ वेर एट कंफर्ट जोन, तो उसको लेके ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ। लेकिन 2020 में क्रूड जब 50 के नीचे आ गया, सिर्फ डॉलर नहीं, पैरेलली आपको क्रूड को देखना है, तो क्यों 50 के नीचे आ गया क्रूड? WTI क्रूड तो माइनस में भी चला गया था। क्यों? ग्लोबली इंडस्ट्रियल सब बंद है, डिमांड रातों रात गिर गया, तो इसलिए प्राइस भी रातों रात गिर गया, एक पैनिक तैयार हो गया था क्रूड में। तो क्रूड जो है वो भी अभी 88 के 84 85 के आसपास है। तो मतलब यहाँ से हल्का फुल्का ही ऊपर जाने का जगह है, उसके बाद 88 या उसके ऊपर चलना चालू कर जाएगा क्रूड, तो मार्केट के लिए वो नेगेटिव होगा। अगर क्रूड यहाँ से रिवर्स करके नीचे की तरफ जाने लगेगा तो मार्केट के लिए ये पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग वो तो समझ लेंगे कि टेक्निकली DXY क्या कर सकता है, उसको फॉलो अप करना है, टेक्निकली क्रूड क्या कर सकता है एंड उसको रेगुलरली फॉलो अप करना है। ये हो गया है दो ऑब्स्टेकल जिसको क्लोज आई रखना है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान देने वाला बात है कि इसलिए क्रूड और DXY इनवर्स कोरिलेशन है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर टाइम आ गया, सिंस आप पकड़ सकते हैं 21 मिडिल के बाद से, जब क्रूड और DXY दोनों साथ में ऊपर चला गया। क्योंकि DXY ऊपर जा रहा तो जाहिर सी बात है क्रूड को उस टाइम में नीचे आना था। लेकिन क्रूड नीचे आने के बजाय ऊपर की तरफ चढ़ना चालू कर दिया। ये था रशिया यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट। Russia, one of the largest producers of oil and natural gas, largest exporters of oil and natural gas, plus यूक्रेन एक मिडिल ईस्ट यूरोपियन कंट्री है एंड मिडिल ईस्ट के काफ़ी क्लोज है। तो ये सब के वजह से क्रूड के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। तो डॉलर क्रूड दोनों ऊपर चढ़ते गए, उसके वजह से एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हो गया ओवरऑल ग्लोबली। इस टाइम का जो इन्फ्लेशन प्रेशर चल रहा है वो ग्लोबली चल रहा है। और जब गिरा क्रूड DXY साथ में ही गिरा। अभी भी जब वोलेटिलिटी चल रहा है, क्रूड और DXY का दोनों साथ में चल रहा है और दोनों का ही वाइटल जोन के आसपास चल रहा है। तो ये चीज़ समझ लीजिए, टेक्निकली कभी भी कोई भी मार्केट अगर वाइटल जोन के आसपास है, वहाँ पे दो ही चीज़ से हो सकता है, या तो बहुत अच्छा होगा या तो बहुत खराब होगा। मतलब यहाँ से अगर क्रूड जाएगा तो 88 के ऊपर लगातार चढ़ता जाएगा, और नहीं तो यहाँ से धारक से नीचे में गिरेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा दिन नॉन डिसाइसिव नहीं रख सकता है। तो ये वाला जो सिचुएशन है अभी, गिरना है तो DXY क्रूड दोनों को ही गिरना पड़ेगा, और एक सर्टेन लेवल पे आके दोनों को फिर अपने इन्वर्स कोरिलेशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब तक नहीं हो रहा है, दोनों लगभग को मूवमेंट देंगे। तो अगर यहाँ से DXY क्रूड दोनों ऊपर की तरफ में चढ़ा, वो मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव होगा। इसलिए हम लोग 10% चांस स्टॉक मार्केट कैश के लिए अभी भी बचा के रखे हैं। लेकिन उसके लिए आपको स्पेस मिल रहा है, ये यहाँ तक हो सकता है, क्योंकि इसका एक दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है जो मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा। और अगर यहाँ से DXY क्रूड दोनों एक साथ नीचे चढ़ा, तो वो मार्केट लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा और 30,000 ऐसे आ जाएगा।
तो ये आपका क्रूड वाला सिनेरियो भी मैंने समझा दिया। नेक्स्ट है इलेक्शंस। देखिए इलेक्शंस में आंसर, इलेक्शंस क्यों दिक्कत होता है, कभी भी किसी भी कंट्री में अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इंस्टेबिलिटी है, वो क्या होता है, गवर्नमेंट फॉर्म करने में या फॉर्म होने के बाद पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी दिक्कत देता है। लेकिन जब कोई भी गवर्नमेंट स्टेबली रहता है, इलेक्टेड होता है और स्टेबली टेन्योर कंप्लीट करता है, तो उन लोग को पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी सुविधा होता है। मार्केट इसमें ये शांति चाहता है मार्केट। तो इंडियन इलेक्शन को अगर पकड़ेंगे तो किसी भी तरह का पोल, प्री पोल आप पकड़ लीजिए, कोई मिराकल नहीं हुआ तो लग रहा है कि मोदी जी का ही गवर्नमेंट आने वाला है। अभी कितना ज़्यादा सीट से आएगा, कम सीट से आएगा, मैटर नहीं, लेकिन एनडीए ओवरऑल मेजोरिटी ले लेगा। तो इलेक्शंस यहाँ पे ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है। और जो यूएस इलेक्शंस है, उस इलेक्शन होने में भी नवंबर दिसंबर है, तब तक हम लोग का जो एक्सपेक्टेड टाइम टारगेट है वो रीच हो जाएगा। तो इलेक्शंस को लेके यहाँ पे ज़्यादा चिंता करने वाली बात कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट। देखिए इंटरेस्ट रेट, कुछ दिन पहले मैंने निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था कि इन्फ्लेशन रेट स्टेबल तो हुआ है लेकिन उतना भी स्टेबल नहीं हुआ है। प्लस इन बिटवीन जो डॉलर इंडेक्स एंड क्रूड ऑयल में रैली आया है, जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन कूल ऑफ तो नहीं होगा, उल्टा बढ़ सकता है। तो इस सिचुएशन में जहाँ पे आने वाले टाइम में रेट हाइक का नौबत आ सकता है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा फेड। तो वही सिचुएशन जून में भी रहेगा, क्योंकि अभी मार्च एंड आ गया, इसका इम्पैक्ट अप्रैल तक रहना है। प्लस इलेक्शंस है, वहाँ पे भी कैंपेनिंग में भी खर्चा हो रहा है, तो इन्फ्लेशन मेंटेन रहना है। आने वाले टाइम पे इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़े ना बढ़े, गिरेगा नहीं, स्टेबल रहेगा या तो बढ़ेगा, यही चांस है। तो रेट कट जून में भी मेरे को नहीं लग रहा है कि होगा, उल्टा हाइक ना हो जाए। लेकिन इंटरेस्ट रेट अभी काफ़ी हाई में है, 5 में है, तो वहाँ पे हाइक का भी चांस कम है। तो मैक्सिमम चांसेस कि जून वाला पॉलिसी में भी फेड रेट कट नहीं करेगा। तो फिलहाल एक हल्का क्वेश्चन मार्क डाल के हम लोग इंटरेस्ट को भी रूल आउट कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया ना कि क्रूड डीएक्सवाई अपसाइड होने का और एक बेनिफिट है कि दूसरा एक नेगेटिव न्यूज़ को उसने काफ़ी हद तक रूल आउट कर दिया। तो अभी आगे चल के क्रूड डीएक्सवाई अगर गिरता है अप्रैल से या मई से कॉन्टिन्यूसली अगर गिरता है, तो उसका इम्पैक्ट आते आते जून क्वार्टर निकल जाएगा। और अगर रेट कट बाई चांस भी हुआ, वो बहुत कम होगा, जो मार्केट को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट को फिलहाल हम लोग नज़रअंदाज कर सकते हैं। और अगर डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल दोनों ऊपर चढ़ता गया तो मार्केट वैसे भी गिरेगा, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट का कंट्रीब्यूशन मैटर नहीं करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी आएगा नहीं, मार्केट भी गिरेगा, ऐसा सिचुएशन है। लेकिन वो क्रैश नहीं होगा, जैसे इंटरेस्ट रेट कार्ड जनरली क्रैश को इंडिकेट करता है, वो क्रैश का सिचुएशन नहीं आएगा। और इन्फ्लेशन, बोलते बोलते तो इन्फ्लेशन का भी मैंने बता दिया है कि इन्फ्लेशन रेट्स अभी मार्च तक क्रूड ऑयल ये सब का जो दाम रहा है, देखिए ऐसा नहीं कि क्रूड ऑयल मैं सुबह खरीदा, दोपहर को मैन्युफैक्चर किया, रात को माल भेज दिया। तो ये इंटर प्रोसेस काफ़ी टाइम लेंदी होता है। तो आज के क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट अगला 1 महीना तक रहेगा। तो मतलब अप्रैल बीत जाएगा प्रेजेंट डीएक्सओ एंड क्रूड ऑयल का प्राइस को डिस्काउंट करते करते, मतलब इन्फ्लेशन रातों रात नरम नहीं होने वाला है, ठंडा नहीं होने वाला है। इन्फ्लेशन या तो गर्म होगा या तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोचने वाला बात भी नहीं है। तो ये सब कुछ मेन जो है, इन 5 पॉइंट में से ABCD में से सिर्फ DXY एंड क्रूड, ये दो जो पॉइंट है, ये दो वाइटल पॉइंट है। ये इसको क्लोजली वॉच करना है कि DXY अगर एक सर्टेन लेवल, मेरे को इधर से लग रहा है 105 टू 105.5 तक DXY का रैली हो सकता है इन शॉर्ट टर्म। वहाँ तक जाते जाते निफ्टी भी नीचे आ सकता है 21,000 21,500 के आसपास। तो वो चीज़ को हम लोग को एक्सेप्ट करना है कि देखिए करेक्शन ऐसा नहीं कि 30,000 लगातार लैडर की तरह चढ़ता जाएगा, बीच बीच में मार्केट में करेक्शंस आएंगे, महीना और 1 महीना 1.5 महीना के लिए। लेकिन वो पॉजिटिव है, वो अगर एक छोटा न्यूज़ को डिस्काउंट करके वापस करता है तो मार्केट उतना स्ट्रांग होता है। तो अभी जो सिचुएशन है, तो आने वाले कुछ टाइम मार्केट नेगेटिव से रख सकते हैं, एक कम से कम 1 डेढ़ हफ्ता और मिनिमम। उसके बाद आरबीआई पॉलिसी के बाद मार्केट जैसा हालत है, आरबीआई भी रेट कट नहीं करेगा, तो वो भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव है। प्लस देखिए जीडीपी अच्छा खासा है हम लोग का ग्रोथ। प्लस जो हम लोग का जीएसटी कलेक्शन डेटा है वो ऑल टाइम हाई में है।
तो ग्रोथ और अर्निंग्स को लेके कोई टेंशन नहीं है। इन्फ्लेशन भी अभी काफ़ी वरीसम सिचुएशन में नहीं है, प्लस इलेक्शंस भी रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है। सिर्फ हम लोग को डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल को थॉरोली फॉलो करना है और परफेक्ट लेवल्स में मार्केट को बुलिश या बियरिश व्यू रखना है कि आगे चल के क्या होगा। हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो एक जगह पे जाके फंडामेंटल्स काफ़ी मैच्योर कर जाएगा, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो अगर आपका लॉस भी होगा तो लिमिटेड होगा, प्रॉफिट भी होगा तो काफ़ी होगा। तो इस अकॉर्डिंगली हम लोग को सोचना है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोग क्या करेंगे, दिस इज़ द फाइनल क्वेश्चन। स्टॉप लॉस के लिए देखिए, हम लोग के पास डॉलर इंडेक्स का अपसाइड भी लिमिटेड है और क्रूड ऑयल का अपसाइड भी लिमिटेड है फॉर टू बी पॉजिटिव फॉर इंडियन मार्केट। जैसे क्रूड ऑयल 88 तक जा सकता है, वहाँ पे जाएगा तो तब तक मार्केट के लिए पॉजिटिव है। 88 के ऊपर चलना चालू करेगा तो मार्केट के लिए नेगेटिव है। इन और 88 के वहाँ से अगर क्रूड ऑयल यहाँ से नीचे भी गिरेगा तब भी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो क्रूड ऑयल को जब तक 88 के ऊपर नीचे 88 के ऊपर से चलना चालू नहीं करता है, हम लोग क्रूड ऑयल को नेगेटिवली नहीं लेंगे, पॉजिटिवली ही लेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम DXY का पकड़ेंगे, DXY का देखिए इधर में हम लोग एकदम आ जाते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 105 से 105.5 तक एक रैली हो सकता है। ये तक आपका जो मार्केट रहेगा, लास्ट टाइम जो 105 आया था उसके आसपास, फरवरी 13-14 वैलेंटाइंस डे। तो वहाँ पे मार्केट वैलेंटाइंस डे के टाइम मार्केट कहाँ पे था, हम लोग निफ्टी में भी देख लेते हैं। वैलेंटाइंस डे के टाइम मार्केट था 21,500। ये इतना टारगेट तो मैंने आने वाले हफ्ते के लिए आप लोगों को निफ्टी प्रेडिक्शन वाले वीडियो में देके ही रखा है। तो यहाँ आए, चाहे ये मूविंग एवरेज तक आए, चाहे 21,000 तक आए, तो तब तक हम लोग यहाँ पे जैसे अभी नेगेटिव सिनेरियो रख रहे हैं, प्राइमरी टारगेट 21,600, देन 21,530। मैंने बताया कि 21,600 लेता है तो ऑल टाइम हाई की तरफ में जा सकता है। अगर 21,530 तक आता है तो ये एक हेड एंड शोल्डर बना के वापस नीचे आएगा। तो अभी एंट्री वाला कोई सजेशन हम लोगों ने दे ही दिया। अगर हेड एंड शोल्डर बना के नीचे आता है तो हम लोग का टारगेट हो जाएगा अराउंड 21,000 से 20,800 तक। जो आपका ये मूविंग एवरेज प्लस फिबोनाची नंबर प्लस पैटर्न सब एंगल से, उसको लेकर हम बाद में एक दूसरा वीडियो बना के डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग उस सब को पकड़ के चलेंगे। तो हम लोगों ने अभी एंट्री नहीं मारा, तब तक अगर डॉलर इंडेक्स क्रूड ऑयल अपना पॉजिटिवली मैच्योर कर जाता है तो हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा है। देखिए जनरली अगर आप थोड़ा ज़्यादा लॉस बियर कर सकते हैं या एग्रेसिव हो सकते हैं तो 20,200 शुड बी द स्टॉप लॉस, जो लास्ट एंटायर रैली का 61.8% है। और अगर उतना हम लोग एग्रेसिव नहीं होके थोड़ा कंजर्वेटिव होंगे तो हम लोग का एक सपोर्ट होना चाहिए 20,800 के आसपास। तो हम लोग ओवरऑल 20,600 जो आपका 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, क्योंकि जनरली वेब 4 टेंड्स टू करेक्ट बाय प्लस माइनस 50% टू वेब 3। तो वेब 2 जनरली वेब 1 को या तो 38.2 नहीं तो 61.8% करेक्ट करता है जनरली। ऐसा नहीं, मैंडेटरी नहीं है, जनरली ये देखा गया है। लेकिन वेब 4 जनरली वेब 3 को 50% तक रिट्रेस करता है। तो हम लोग यहाँ पे इसका 50% आता है 20,700, तो हम लोग 20,600 के कॉन्जर्व एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस हो सकता है मार्केट के लिए, जहाँ पे एंट्री पॉइंट रहेगा 20,600 और 21,000। और अगर ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, ज़्यादा टॉलरेंस है हम लोग के पास, तो 20,250 शुड बी द स्टॉप लॉस। और अगर हम लोग ज़्यादा कंजर्वेटिव है तो हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा 20,800। तो हम लोग जस्ट 1-1,500 नीचे स्टॉप लॉस डाल के, अभी भी एंट्री का टाइम नहीं आया, अगर 21,500 600 को भी पकड़ते हैं तो भी हम लोग मैक्सिमम 1-1,500 का एग्रेसिव मोड को पकड़ के स्टॉप लॉस डालेंगे। वेयरएज हम लोग का अपसाइड पोटेंशियल रहेगा 6 टाइम्स, मतलब 1:6 आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो, जो काफ़ी फेवरेबल है। तो ये टोटल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया क्यों कैसे कब तक मार्केट 30,000 जा सकता है।
अभी आप लोग भी अपना एनालिसिस कीजिए, ये कोई प्रोजेक्शन या एडवाइस नहीं है, ये हम लोग सीखते सीखते एक प्रोजेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रहे थे और कुछ नहीं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।